नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के चैनल पर सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत। क्लासिफिकेशन के इस 11वें चरण में बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बारी है मेटाजोआ की। इसके पहले हमने प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, इसका डिस्कशन कर दिया है। अब एनिमेलिया का पार्ट शुरू किया है जिसमें मेटाजोआ हमने पढ़ाने का वादा किया था आज। तो आज शुरू करेंगे मेटाजोआ। मेटाजोआ में जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें मेटाजोआ के जो जंतु होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी है और ऐसे जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है वो अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं, और जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट या कशेरुकी कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट में जो हम क्लास व्यवस्थित करेंगे या जो फाइलम उसमें रखेंगे उसको अभी हम क्रम से लिखा दिया है। पोरीफेरा आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, बार्ब्स जितने हैं वो सब आएंगे, आर्थ्रोपोड्स आएंगे, मोलस्का आएगा और इकाइनोडर्मेटा आएगा। और फिर इसको पूरा करने के बाद हम वर्टिब्रेट की ओर बढ़ेंगे, जहाँ मछली पढ़ेंगे, मेढक पढ़ेंगे, छिपकली पढ़ेंगे, चिड़िया पढ़ेंगे और आपको पढ़ेंगे। इस तरह से आज बारी है स्पंज की। और स्पंज शब्द सुनते ही आपके समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा जीव जिसके शरीर में छेद ही छेद हो। तो आज बात करेंगे मेटाजोआ के प्रथम पड़ाव की, जिसमें पहली लाइन हम लिखने जा रहे हैं और वो पहली लाइन होगी मेटाजोआ की कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेटाजोआ। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। और एक बात और आपको बता दें कि आज हम आपसे 4 सवाल भी पूछेंगे। चारों सवालों को लिख कर लाए हैं और चारों सवालों से क्या आपने पीछे के सभी वीडियो को पढ़ा है, ये टेस्ट भी हो जाएगा। तो 4 ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव तो आपकी परीक्षा से कलेक्ट किया है, 2 ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव सेशन के अंत में हम शामिल करेंगे। तो मेटाजोआ को ध्यान से पढ़िएगा। मेटाजोआ में सबसे पहली बात जो हम लिखने जा रहे हैं कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक से ज्यादा कोशिका है, एक से ज्यादा कोशिका है। यानी इनका शरीर बनेगा तो एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर के बनाएंगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि ज्यादा कोशिकाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं और काम करना शुरू करती हैं तो उसको हम ऊतक कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, सारी कोशिकाएं इकट्ठी नहीं होंगी, यानी ऊतक का निर्माण नहीं होगा, अर्थात संरचना पूरी तरह से कोशिकीय स्तर की होगी। और ये था सवाल ऑब्जेक्टिव का कि मेटाजोआ में जो पहले जंतु आते हैं या स्पंज जो आते हैं वो किस लेवल के होते हैं। लेवल वाला चैप्टर इसके पहले के वीडियो में शामिल है। क्या ये सेलुलर है, क्या टिश्यू है, क्या आर्गन है? आपका जवाब होगा कि मेटाजोआ में जो पहला स्पंज वाला पार्ट आता है या स्पंज के जो जंतु आते हैं वो कोशिकीय स्तर के होते हैं। तो एक से ज्यादा कोशिका से बॉडी का निर्माण। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक शब्द लेबर, आप जानते हैं लेबर का मतलब होता है श्रमिक। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल और अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है हर श्रमिक अलग अलग कार्य करने के लिए जिम्मेदार हो जाए। उसी शब्द को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य की श्रम विभाजन। क्या स्पंज में कार्य की श्रम विभाजन पाया जाता है या पोरीफर्स में कार्य की श्रम विभाजन पाया जाता है या मेटाजोआ में क्या कार्य की श्रम विभाजन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। यही शब्द हम लिखने वाले हैं कि इसमें कार्य की
श्रम विभाजन, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। याद कर लीजिएगा, कार्य की श्रम विभाजन पाया जाता है। चलिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, विभिन्न कोशिकाएं। इसी दूसरे पॉइंट को स्पष्ट करता हुआ ये तीसरा बिंदु, विभिन्न कोशिकाएं व अंग, क्योंकि मेटाजोआ में आगे जब चलेंगे तो अंगों का भी निर्माण हो जाएगा। विभिन्न कोशिकाएं व अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अब विभिन्न कोशिकाएं या विभिन्न, जैसे उदाहरण के लिए इस बात को इससे समझें कि जैसे हमारा पैर जो है वो चलने के लिए रूपांतरित है, तो पैर से हम चलने का उपयोग करें, हाथ से पकड़ने के लिए उपयोग करें, दिमाग से काम लेने का उपयोग करें, तो अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों को करता है, तो हमारे शरीर में वही बात डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है। चलिए, आप समझ गए। इसमें मेटाजोआ में ध्यान रखिएगा, मेटाजोआ में चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि स्पंज से लेकर मनुष्य तक मेटाजोआ में आते हैं। क्यों ऐसा लिखा हमने कि स्पंज से लेकर के मनुष्य तक मेटाजोआ में आएंगे? आप थोड़ा सा पीछे, ये देखिए मेटाजोआ। अब ये मेटाजोआ जब डिवाइड हुआ तो इनवर्टिब्रेट बने और वर्टिब्रेट बने। अब ये वर्टिब्रेट में यहां पर मनुष्य है, तो कहां से शुरू किया? ये देखिए, पहला स्पंज था और लास्ट यहां पर दूसरे नंबर पर मनुष्य। यही बात हमने स्पष्ट लिखी, और ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मेटाजोआ के क्लासिफिकेशन में क्या स्पंज से मनुष्य तक का वर्गीकरण है? आपका जवाब होगा हाँ। क्यों कि स्पंज होगा, फिर सिलेंट्रेट आएगा, फिर बार्म आएंगे, फिर आर्थ्रोपोड आएंगे, फिर मोलस्का आएगा, फिर इकानोडर्मेटा आएगा, इसके बाद वर्टिब्रेट में पहुंचेंगे तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल शामिल होंगे। इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए चलता। अब सीधा सीधा सवाल, यहां से एक क्रम से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आज की जो पढ़ाई होगी वो सिर्फ होगी स्पंज पर। आइए, पांचवा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। एक सवाल पूछा गया कि स्पंज को किस फाइलम में रखा गया। स्पंज आप जानते हैं जो पानी सोखने वाला होता है। आप जब छोटे रहे होंगे तो स्लेट मिटाने के लिए स्पंज को पानी में डुबो करके घर से ले जाते रहे होंगे स्कूल तक के लिए। वही स्पंज की बात कर रहे हैं, वो जंतु है। पांचवें पॉइंट में हम ये लिखने वाले हैं कि स्पंज पोरीफेरा फाइलम का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि स्पंज किस फाइलम में आता है, तो याद कर लीजिएगा स्पंज पोरीफेरा में आता है। छठवां एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें, छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि फाइलम पोरीफेरा का संपूर्ण अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया। लिख लीजिए इसको, इस संघ का संपूर्ण अध्ययन ग्राउट नामक वैज्ञानिक, ग्राउट नामक वैज्ञानिक ने
1825 ईस्वी में किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 6 पॉइंट को इस पन्ने में पढ़िएगा कि ये मेटाजोआ में जो भी जंतु आएंगे उनका बहुत सारी कोशिकाओं से निर्माण होगा। कार्य की श्रम विभाजन पाया जाएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे वर्गीकरण किए आगे क्रम में पहुंचेंगे, आगे फाइलम में बढ़ेंगे, तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, अंगों का निर्माण हो जाएगा। विभिन्न कोशिकाएं और अंग विभिन्न कार्य करेंगे। स्पंज से लेकर के मनुष्य तक का मेटाजोआ में रखा जाता है। स्पंज पोरीफेरा फाइलम में का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस संघ का संपूर्ण अध्ययन ग्राउट नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में किया। अब एक शब्द, क्यों नाम इसका दिया गया पोरीफेरा, ये भी तो सवाल उठता है। किसी का नाम रखा जाता है तो कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग घर में नाम रखते हैं, रामलाल, श्यामलाल। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने इसका नाम पोरीफेरा क्यों रखा, इस पर बात हो जाए अगले पॉइंट पर। 7वां पॉइंट, क्यों रखा होगा पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मतलब होता है पोर, पोर का मतलब होता है छेद, और फेरा का मतलब होता है एट अराउंड, यानी चारों तरफ। ऐसा शरीर जिसके चारों तरफ छेद ही छेद हो। इस दुनिया में ऐसा जानवर जिसके शरीर में चारों तरफ छेद ही छेद हो, आप उसको उठा करके पोरीफेरा में रख दीजिए। स्पंज है ना उदाहरण, स्पंज तो आपने देखा है, लेकिन ये समुद्री जीव है। तो पोरीफेरा इसलिए रखा गया कि इसके शरीर में चारों तरफ छेद थे। इसी लाइन में लिख लेते हैं कि पोरीफेरा का मतलब छिद्र धारक है। इसमें पानी सूखने की अपूर्व शक्ति होती है। बिल्कुल सही, इसमें पानी सूखने की अपूर्व शक्ति होती है, क्योंकि छेद ही छेद है, सभी छेद में पानी घुस जाता है, स्टोर हो जाता है। इसलिए पोरीफेरा में के जंतु जो हैं पानी सूखने में अत्यधिक क्षमता दिखाते हैं। तो ये 7वां पॉइंट। एक सवाल ये पूछा गया कि ये जंतु तो है, जंतु के शरीर में छेद है, इन छेदों का नाम क्या है, ये भी सवाल आया। आप याद रखिएगा, आज हम 4 ऑब्जेक्टिव सवाल भी सेशन के अंत में पूछेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, पिछले के वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि वो सवाल आपसे बन जाए। 8वां सवाल, 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, आस्टिया कहते हैं। असंख्य छिद्र हैं पूरे शरीर में, और ये छिद्र आस्टिया कहलाते हैं। 9वां एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आस्टिया के द्वारा साइकान के शरीर में पानी घुसता है, और आस्कुलम के द्वारा, याद कर लीजिएगा, आस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसमें धोखा ना हो जाए, आस्टिया और आस्कुलम। आस्टिया से पानी अंदर आएगा और आस्कुलम से शरीर से बाहर जाएगा।
तो इस तरह से पानी के अंदर आने और बाहर जाने की एक प्रक्रिया तय हो जाएगी, और आस्टिया के द्वारा पानी का आना और आस्कुलम से पानी का बाहर जाना, इस बीच में प्रक्रिया क्या होगी? इस बीच में जो भी खाना आएगा वो खाना ग्रहण किया जाएगा, इसमें जो ऑक्सीजन आएगी वो सांस ले ली जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया चलती है, आस्टिया के द्वारा पानी का घुसना और आस्कुलम के द्वारा पानी का बाहर निकलना, यह तंत्र, यह सिस्टम, एक विशेष नाम इसका दे रहे हैं, ये कहलाता है नाल तंत्र। और ये पोरीफेरा जंतुओं की विशेषता है, इसको याद रखिए, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नहर है, एक छेद से आ रहा है, एक छेद से बाहर जा रहा है, बीच में सारी प्रोसेस हो रही है। अच्छा, ये होता ये है कि सीधा पानी आएगा और सीधा निकल जाएगा, ये सारे चित्र हम आपको दिखाएंगे। यानी पानी सीधा आया और सीधा निकल गया तो किसी मतलब का नहीं, पानी को अंदर आकर के थोड़ी देर रुकना पड़ता है, और जहां पर ये रुकता है तो ये गड्ढा बनता है, और ये गड्ढा क्या कहलाता है? ये भी ऑब्जेक्टिव, और ये गड्ढा कहलाता है स्पॉन्जियोसील, जिसको हम 11वें नंबर पर लिखने जा रहे हैं। आस्टिया एक बड़े क्षेत्र में खुलता है, जिसे स्पॉन्जियोसील याद कर लीजिएगा। स्पंज में है तो स्पॉन्जियोसील कहते हैं। इनका एक उदाहरण और है, बड़े बड़े आप कभी 5 स्टार होटल में ठहरिए, वहां पर साबुन लगाने या रगड़ने के लिए, आपके शरीर को रगड़ने के लिए एक स्पंज दिया जाता है, जिसको आप बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। और ये सवाल भी पूछा गया कि बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बाथ स्पंज वही है, क्योंकि ये पानी सोखेगा, और साबुन लगा करके इससे रगड़ेंगे, वही बाथ स्पंज का वो वैज्ञानिक नाम पूछा है, जो 12वें पॉइंट पर हम लिखने जा रहे हैं। लिखिएगा कि बाथ स्पंज यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं। एक ये सवाल पूछा गया, वो हमने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, 13वें पॉइंट में लिख दें, वो कहलाता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला भी पोरीफेरा का सबसे अच्छा उदाहरण। अब ये जो जीव हैं कहाँ पाए जाते हैं, कैसी इनकी संरचना होती है, इस पर भी सवाल आपको बता दें। अभी चित्र में हम आपको दिखाएंगे कि ये साइकान जो होते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र में धाराएं आती हैं, लहरें आती हैं, तो उन लहरों के कारण इनका शरीर जो है उखड़ करके बहुत दूर ना चला जाए, इसके लिए ये समुद्र के किनारे जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को आधार बना करके उन्हीं से चिपक करके रहते हैं। ये कभी मोटाइल होते नहीं, याद रखिएगा, कभी मोटाइल नहीं होते, कभी चलते नहीं, समुद्र की चट्टानों पर जा करके चिपकते हैं, जैसे एलगी नहीं होती उस तरह से चिपक करके रहते हैं। तो ये भी लिख ले। और ऐसा लगता है कि ये जीव नहीं है। एक सवाल पूछा गया कि बाहर से देखने पर ऐसा जीव बताइए जो चट्टानों पर पाया जाता हो, बाहर से देखने पर निर्जीव दिखता हो। उसका उत्तर भी साइकान ही होगा। 14 नंबर का पॉइंट, ये समुद्री चट्टानों पर
चिपकी निर्जीव सी आकृतियों दिखाई पड़ते हैं। तो ये 14 नंबर का पॉइंट जरूर पढ़िएगा। यह जंतु के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। तो ये समुद्री चट्टानों पर चिपकी निर्जीव सी, ये ध्यान रखिएगा कि ये निर्जीव सी संरचना जैसे ये दिखते हैं। इसके अलावा कल ही इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन जंतुओं के बारे में बताया। तो एक तो अभी बता दिया कि इनमें टिश्यू लेवल होगा, पोरीफेरा में कि सेलुलर लेवल होगा। तो ये तो आप ही बता दोगे 15वें नंबर पर कि इसमें लेवल जो होगा पोरीफेरा में, पोरीफेरा सेलुलर लेवल के होते हैं। इनकी बॉडी को आप बराबर टुकड़ों में काट सकते हो क्या? पोरीफेरा को तो कई बार साइकान को हमने दिखाया है। तो 16वें नंबर पर यह भी लिख देना कि इनकी बॉडी जो है एसिमेट्रिकल होती है, असममित होती है। लेकिन ये याद रखना कि ऊतक सिस्टम नहीं होता, ऊतक तंत्र नहीं होता। यह भी सवाल पूछा है, ऊतक तंत्र इसमें नहीं होगा। एक स्पॉन्जियोसील के बारे में बता दिया। स्पॉन्जिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। पीएनएसटी में सवाल पूछा गया, 17वां जो लिखने जा रहे हैं। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है स्पंज में या पोरीफर्स में। उस प्रोटीन का नाम होता है स्पॉन्जिन प्रोटीन। स्पॉन्जिन प्रोटीन पोरीफेरा में पाई जाती है, जो पोरीफर्स जीवों के कंकाल का निर्माण करती है। कंकाल यानी स्केलेटन का। निर्माण करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 17 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्पॉन्जिन नामक प्रोटीन होगी और पोरीफेरा में पाई जाएगी। और ये प्रोटीन पोरीफर्स के जीवों में कंकाल, जैसे हम लोगों में हड्डी का एक कंकाल होता है, ऐसे पोरीफर्स जंतुओं में ताकत हो, लुजर बुजुर ना हो जाए कि जैसे अमीबा हो जाए तो उसमें कोई कंकाल नहीं है तो घचड़ पचड़ अपनी साइज बना ले। इसमें कंकाल पाया जाता है जो बना होता है स्पॉन्जिन प्रोटीन का। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि इसमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। जिसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? इंटरसेलुलर डाइजेशन। कैसे? अभी आपको यदि याद आता होगा तो अमीबा को जब कुछ खाना होता था तो वो कोशिकाएं बाहर से ही उसको ले करके और अंदर करती थी। इसमें खाद्य पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर पहुंच करके डाइजेस्ट होता है, कोशिका के बाहर नहीं। अंतर कोशिकीय डाइजेशन, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे हम पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा में बढ़ते जाएंगे तो डाइजेशन की प्रक्रिया कठिन और जटिल विकसित होती जाएगी। तो इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। और अंतिम पॉइंट लिख लो पोरीफेरा का कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के जन्म पाए जाते हैं।
तो इस तरह से इस पन्ने पर, इस स्लाइड पर 11वें नंबर पर हमने लिखा कि आस्टिया एक बड़े क्षेत्र में खुलता है। इस क्षेत्र का नाम स्पॉन्जियोसील होगा। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं। स्पॉन्जिला भी पोरीफेरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह समुद्री चट्टानों पर चिपकी निर्जीव सी आकृतियों के रूप में पाई जाती है। पोरीफेरा सेलुलर लेवल के होते हैं, ऊतक तंत्र नहीं होता, याद किए रहना। यहाँ पर ऊतक तंत्र का जवाब नहीं दे देना। एसिमेट्रिकल बॉडी होगी, असममित प्रकार का शरीर होगा और स्पॉन्जिन नामक प्रोटीन पाई जाती है पोरीफेरा में और ये कंकाल का निर्माण करती है। अंतःकोशिकीय या इंटरसेलुलर डाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है और जनन दो तरह का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक। अब जितनी बातें हमने इधर बताई उसका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चित्रों के माध्यम से आपको तुरंत समझा दें ताकि आपके दिमाग में ये स्थिरता बनी रहे। ये देखिए साइका, ये पोरीफेरा का महत्वपूर्ण प्राणी है। पक्का है ये पोरीफेरा का। इस पोरीफेरा के इस जंतु को, ये साइकान है ही। साइकान में आप देख क्या रहे हैं, दो चीजें तो आपको सामान्य रूप से दिख रही हैं कि ये काले काले जितने डाट आपको दिख रहे हैं ये सब छोटे छोटे छिद्र हैं, ये आस्टिया है। और आस्टिया ये बाहर की तरफ खुल रहा है जिसको हम आस्कुलम कहते हैं। आस्टिया से पानी, अभी हम चित्र दूसरा दिखाएंगे कि कैसे पानी अंदर घुसता है और कैसे पानी अंदर घुस करके फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो ये एक चौड़े क्षेत्र में, ये पानी घुसने के बाद एक चौड़े क्षेत्र में पहुंचता होगा और ये चौड़ा क्षेत्र जो है स्पॉन्जियोसील कहलाता है। तीन महत्वपूर्ण, और ये स्पंज जो है ये चट्टानों पर, ये देखिए ये चट्टान, ये पत्थरों पर जाकर के चिपक जाते हैं और स्टेबल फॉर्म में, चलते नहीं है, मूव नहीं करते, स्टेबल फॉर्म में रह जाते हैं। एक शब्द और यहां लिखा हुआ है बॉडी स्पिक्यूल्स, और बॉडी स्पिक्यूल्स का मतलब है कंकाल। और ये कंकाल जो है स्केलेटन काहे का बना होता है, इसके पहले बताया है कौन सी प्रोटीन, स्पॉन्जिन प्रोटीन। पढ़े रहिएगा, स्पॉन्जिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और ये स्पॉन्जिन नामक प्रोटीन साइकान के कंकाल का निर्माण करती है। चलिए दूसरा चित्र देखिए। हमने कहा पानी के अंदर जाने और पानी के बाहर निकलने की ये एक प्रोसेस बनती है और इस प्रोसेस के कारण एक तंत्र बनता है और ये तंत्र कहलाता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को कैसे समझोगे आप, नहर तंत्र इसको बोलते हैं। किसमें पाया जाता है नहर तंत्र, आप बता दोगे पोरीफेरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो साइकान में पाया जाता है। होता क्या है, इसमें पानी छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, ये देखो पानी आ रहा, ये मान लो ये पूरा जीव, यहां समुद्री पानी भरा हुआ है, ठीक। अब ये समुद्री पानी इस छेद के द्वारा अंदर की ओर घुसा, अब यहां आया साहब, ये देखिए। अब इस पर आने के बाद यहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इस पानी को यहां की ओर पहुंचाती है। अब यहां पर सारी कोशिकाएं होती, यहां पर छनाई होती है, भोज्य पदार्थों को पृथक कर लिया जाता है और भोज्य पदार्थों को पृथक करने के बाद जो भी इसके जरूरत की चीजें होती हैं सब कुछ सोख लिया जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, सब कुछ सोख लिया जाता है और जिस पानी में कुछ नहीं होता उसको बाहर की द्वारा, बाहर की तरफ वाटर करंट लगाता हुआ और बाहर कर देता है और ये आस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। एक सामान्य जानकारी आपके दिमाग में रहे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। क्लासिफिकेशन का चैप्टर आपको भूलने वाला है ही नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके आपने पढ़ा तो कभी नहीं भूलेगा। यहां देखो कोएनोसाइट विशेष प्रकार की सेल, इनका काम क्या होगा, ये क्या करते होंगे। आज इसी तरह की सवाल जो है इस पर, कोएनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखिए इस दीवार पर ये कोएनोसाइट पर। कुल मिलाकर के कोशिकाएं ऊतक में परिवर्तित नहीं होती हैं और ये कैनाल सिस्टम बनता है। तो कैनाल सिस्टम में आपको सीधा ये बताना है कि आस्टिया के द्वारा पानी आएगा, स्पॉन्जियोसील, ये बीच वाली जो एरिया होती है, ये जहां पर ये लाइन बनी है यही कहलाती है स्पॉन्जियोसील। ये काम हमने बता दिया आपको कि कैसे ये भोजन को ग्रहण करेगा और स्पॉन्जियोसील से पानी को ऊपर की ओर बढ़ाएगा। कई बच्चों को यह धोखा हो जाता है, वो कहते हैं साहब आस्कुलम से पानी आ रहा है, गड़बड़ मत करना, आस्टिया से पानी को घुसेड़ना और आस्कुलम से बाहर करना, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर
चूंकि ये कोशिकाओं का एग्रीगेट समूह है, लेकिन ऊतक में परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कंडीशन में आपको दिखेंगी। ये देखिए, अलग कोशिका है, अलग कोशिका है, अलग कोशिका है। यदि यही कोशिकाएं बहुत सारी इकट्ठी हो जाती तब तो टिश्यू बन जाता, लेकिन यहां पर इस चित्र को ये सिर्फ दिखा रहा है कि ये सेलुलर लेवल है। कभी भी आप साइकान में पहुंच करके उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर लेवल ही लिखना, टिश्यू लेवल कभी नहीं लिखना। विशेषीकृत सेल जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग काम कर रही हैं। डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। ये तीनों संरचनाएं यही बता रहे हैं। ये जो बीज की रचना को हमने विस्तार से इसलिए दिखाया है कि स्पांजियोसील आपको, चूंकि स्पंज में पाई जाती है, बीज की कैविटी है, बीज का गड्ढा है, इसलिए ये स्पांजियोसील है। स्पांजियोसील में पानी किसके द्वारा पहुंचता है? तो मान लो आपको क्रम लिखने को बोले, या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि क्रम कैसे लिखोगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि पानी का क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे साहब आस्टिया, ये बाहर का ये पानी लिख देना, फिर लिखना आस्टिया, फिर आस्टिया के बाद पहुंच जाना स्पांजियोसील में, स्पांजियोसील में, फिर स्पांजियोसील से आस्कुलम, और फिर बाहर। ये तो बन जाएगा वाटर इन आस्टिया के द्वारा स्पांजियोसील में, स्पांजियोसील से आस्कुलम में, आस्कुलम से बाहर। कितना सरल है। तो ये क्रम भी पूछता है, तो क्रम भी आप याद रखिए। अब हमने आपसे वादा किया कि आज आपसे एमसीक्यू भी पूछेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 सवाल लाए हैं। आप अपने आप को टेस्ट करिएगा, क्या आप इन 4 सवालों का जवाब दे पाते हो। 4 सवालों को करने से पहले हम ये भी आपसे पूछेंगे कि क्या आपने पिछले जो 10 से 12 वीडियो हो चुके हैं, 12-13 वीडियो हो चुके हैं, यदि आप उनको क्रम से नहीं पढ़ोगे और यदि आप कोशिश करोगे कि हम बीच का कोई वीडियो पढ़ लें और समझ में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। आपको क्रम से उन वीडियो को पढ़ना पड़ेगा और अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी ये एमसीक्यू के सेशन में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। एमसीक्यू सेशन को करने के लिए क्या तरीका है कि पूरा का पूरा जितना टू दी पॉइंट बना हुआ है उसको आप पढ़ लो, एमसीक्यू आपसे बनेंगे। चूंकि वो एमसीक्यू हम लाए हैं आज जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। सिर्फ 4 सवाल है। पहला एमसीक्यू सेशन में हम पहला सवाल लिखते हैं। आप अपने आप को टेस्ट करिएगा, क्या उस सवाल के बारे में आपको जानकारी है। पहला सवाल हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रायोफाइट्स, ये पढ़ा चुके हैं। ब्रायोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। परंतु अब आजकल तथ्यात्मक सवाल आते हैं, उसी तथ्यात्मक सवाल को आपकी ओर भेज रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। परंतु उनमें संवहनीय ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जाता। वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती। इस विशेषता के कारण किसके जैसे हैं। नंबर 1 फंजाई, या चाहो तो आप इसको फफूद लिख लो। नंबर 2 टीरिडोफाइटा।
नंबर 3, एंजियोस्पर्म या इसी को आवृत्तबीजी भी कहते हैं। और चौथा एल्गी। फिर से सवाल पढ़िएगा। ब्रायोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी खाना खुद बनाते हैं, परंतु उसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, वास्तविक जड़ें भी नहीं है, मतलब सपोर्टिव पार्ट भी नहीं है कि उसमें टैप रूट हो। इस विशेषता के कारण किसके जैसे हैं? क्या वो फंजाई हैं? फंजाई से उनका मेल खाता है? क्या टीडोफाइट से मेल खाता है? क्या एंजियोस्पर्म या आवृत्तबीजी से? अब यदि आपको इनके लक्षण पता होंगे, फंजाई के लक्षण आप जानते होंगे, आप टीडोफाइटा के लक्षण जानते होंगे, आप एंजियोस्पर्म के लक्षण जानते होंगे, आप एल्गी के लक्षण जानते होंगे, तभी इसका जवाब आप कर पाएंगे। अब इसमें कौन सा उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो इसमें ज़्यादा फंजाई में तो सवाल ही नहीं, ब्रायोफाइट में फोटोसिंथेटिक हैं, ब्रायोफाइट फफूंद जैसा हो ये तो संभावना दिख नहीं रही कहीं, एंजियोस्पर्म यानी सीड के ऊपर कवरिंग हो ऐसी भी संभावना दिख ही नहीं रही क्योंकि बीज है ही नहीं। टीडोफाइट्स में बड़े बड़े वाले पौधे आते हैं, तो टीडोफाइट की भी इसकी संभावना चली गई। एक ही उत्तर इसका बचता है कि साहब ये एल्गी जैसे, क्योंकि एल्गी जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट हैं और एल्गी का पौधा भी बड़ा नहीं होता। जब बड़ा नहीं होता तो जाइलम और फ्लोएम का कोई काम नहीं होता, यानी कंडक्टिव टिश्यू नहीं है। एल्गी में भी कोई टैप रूट नहीं होती, काई में होती है जहां आप फिसल कर गिरते हो, क्या वहां मूसला जड़ है? नहीं होगी। इसलिए कुल मिलाकर के आपका जवाब होना चाहिए था डिस्कशन के साथ एल्गी। अब जब हम सवाल लाया करेंगे और जैसे ही हम YouTube पर लाइव आएंगे तो डिस्कशन के साथ सवालों को किया करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने आप को टेस्ट करिएगा, क्या आप इन प्रश्नों के जवाब कर पाए। फिर एक सवाल लिख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नीली हरी शैवाल है। नीली हरी शैवाल है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, एक कारण तो ये, इसका कारण बताइएगा। आर में लिख रहे हैं, आजकल ऐसे सवाल आते हैं, उसी सवाल को हमने पकड़ा है। आर में लिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट के कारण हरी दिखाई देती है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन है ए पर लिखिएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का एक की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, बी पर लिख रहे हैं ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
सी। ए सही है, आर गलत है। और डी, ए आर दोनों गलत है। आप बताइए, कहिए तो इसका उत्तर बता दें। इतना समय लग जाता है लिखने में कि आपको उत्तर तो आ ही जाना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक है, यानी डेवलप्ड कोशिका नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्यों हरी दिखाई दे रही है? ये यार दोनों सही है। आप जब इसकी उत्तर की एनालिसिस पर जाओगे और हमारे वीडियो को पीछे पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि इसका उत्तर ये और आर, ये भी सही है, आर भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए उत्तर इसका बी होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के बारे में हमें जवाब लिखिएगा। जवाब जब आपके आते हैं तो उससे और प्रश्नों को बनाने की और प्रश्नों को लिखने की इच्छा बनती है। आप लिखिएगा कैसे आप समझे कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर तीसरा एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सही कथन बताएं। पहला लिख रहे हैं वायरस में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते। नंबर 2, वायरस को किसी भी कृत्रिम माध्यम, ध्यान रखिएगा, किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित या पैदा किया जा सकता है। तीसरा, वायरस एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों से स्थानांतरित तीन हमारे स्टेटमेंट है। सही कथन कौन सा है ये हम अब ऑप्शन देते हैं। आप ऑप्शन बताइएगा कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। केवल एक, ओनली वन। नंबर 2 में कह रहे हैं ओनली 2। नंबर 3 में कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। और नंबर 4 में कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल एक, केवल 2, पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। सोच लिया। वायरस ऊर्जा उत्पादन देने हुए एंजाइम है और इसमें आप देखोगे कि सिर्फ हो सकता है आपके लिए टिपिकल पड़ता हो,
सिर्फ पहला ही इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक चौथा सवाल जल्दी से पूछ ले, फिर सेशन को समाप्त करें। चौथा सवाल हमने पूछा कि पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? नंबर 1 में लिनियस थे, नंबर 2 में कोपलैंड थे, नंबर 3 में विटेकर थे और नंबर 4 में हीकल थे। इसको तो आपने पढ़ा होगा कि 5 उपपदों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो पक्का इसमें RH विटेकर जो है इसके सही जवाब होंगे। अब चूंकि 4 सवाल का ही वादा किया था और 4 सवाल आप करने में आप अपने आप को टेस्ट करिएगा, फिर कमेंट जरूर लिखा करिए। सेशन को पढ़ने के बाद कोई भी हो कमेंट जरूर लिखिए, कोई भी उसमें दिक्कत लग रही हो, कोई नई चीज़ आपको जानना हो या कुछ आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें। आज के सेशन को अब यहीं पर रोकेंगे, उसके पहले एक बार फिर पूरे सेशन को बैक करते हुए आपको दिखा दें। पहला चौथा सवाल, दूसरा, तीसरा, पहला, और इसी तरह के MCQ के छोटे छोटे स्टेप करके सेशन लाते रहेंगे। साइकान को कैसी इसकी बॉडी होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, पूरी फेरा आज पढ़ा दिया है। अगले सेशन में या अगले वीडियो में दूसरा टिनोफोरा लेकर के आएंगे। कैसे पूरी फेरा इसका नाम पड़ा, मेटाजोआ का कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ये सारा डिस्कशन आपके साथ इस सेशन में किया है। अब सेशन को यहीं रोकते हैं बच्चों। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूला करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर भेजिए। ठीक 6 बजे हमारी ये क्लास लाइव होती है, एक दिन के अंतराल पर। तो बाय बाय बच्चों, नमस्कार।